हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 8 की साइंस बुक चैप्टर है हमारा 6, ठीक है, जिसका हेडिंग है बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब। तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है बल और दाब, उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमें जो है एक बक्सा है, हमें क्या करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम उसको पुश करते हैं ना, पुश करते हैं और इसके बाद क्या होता है कि बक्सा जो है अपने आप खिसक करके वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो वहाँ पे हमने बक्सा को हटाने के लिए क्या किया, तो उसको जैसे ही हमने उस पर पुश किया, दैट मीन्स कि हमने वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, बल लगाया हमने। ठीक है, तो वो हो गया बल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ करने के लिए हर चीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, उसमें बल लगाना पड़ता है। तो ये बल है क्या, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अपकर्षण अथवा अभिकर्षण, अपकर्षण का मतलब होता है धकेलना, पुश करना, और अभिकर्षण मतलब खींचना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यात्मक अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने की प्रयास करे, तो वह बल कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है मान लीजिए, तो वो या तो विरामावस्था में होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी जो हमने बक्सा को पुश किया था। ठीक है, तो बक्सा किस कंडीशन पे था, बिल्कुल विरामावस्था में, तो शांत था। ठीक है, अपने जगह पे बिल्कुल स्थिर था। तो उस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और बक्सा जो है खिसक करके दूसरी जगह पे चला गया। ठीक है, तो ये तो था विरामावस्था। बट कोई चीज़ है, अब मान लीजिए जैसे कि जो क्रिकेट के टाइम में जैसे बॉल को हिट किया, तो जो अपोजिट पार्ट वाला होता है वो उसको कैच करता है ना, तो बॉल जो है वो क्या होता है कि पूरा वेग से आ रहा होता है। ठीक है, तो इस समय बॉल जो है वो गत्यात्मक अवस्था में है। ठीक है, मतलब मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो अपोजिट पार्ट में जो आदमी रहता है, मतलब कि जो भी क्रिकेटर लोग रहते हैं, जो भी प्लेयर रहते हैं, तो वो क्या करता है कि वो उस बॉल को ऐसे करके कैच कर लेता है ना। तो बॉल क्या था, वो गत्यात्मक अवस्था में था और उसके अगेंस्ट में जो प्लेयर ने भी फोर्स लगाया, उस बॉल के अपोजिट में फोर्स लगाया। ठीक है, और बॉल जो है वो क्या था कि उस समय वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हुआ आ रहा था, और जैसे ही इधर से प्लेयर ने उस पर फोर्स लगाया तो बॉल बिल्कुल विरामावस्था में आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर वो विरामावस्था में है और अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, गत्यात्मक अवस्था में आ सकता है। और अगर कोई वस्तु गत्यात्मक अवस्था में है और अगर उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा कि वो विरामावस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बल। लेकिन देखिए, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया बट वहाँ पे कोई भी चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए अब जैसे हमने बक्से को पुश किया था, तो उस समय क्या हुआ था, अगर मान लीजिए बक्सा बहुत ज़्यादा भारी नहीं हुआ तो वो क्या होगा, पुश हो जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिल सकता है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि बक्सा बहुत ज़्यादा भारी हुआ तो हम चाहे उस पर कितना भी फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, कितना भी उसको धक्का दे, तो वहाँ पे क्या होगा कि बक्सा को हम लोग हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बक्सा तो हिला नहीं, बट क्या वहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया वो फोर्स काउंट होगा या फिर नहीं होगा, तो जी हाँ, वहाँ पे भी फोर्स हमारा काउंट होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमने बल जो है वो लगाया है। ठीक है, बट बक्सा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था तो वो मूव नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से अब कुछ भी मान लीजिए कि जैसे चलती हुई गाड़ी है। ठीक है, अब हम उसको चाहे कितना भी मतलब पीछे से खींचने का प्रयास करें, कितना भी उसमें बल लगा ले, बट क्या होगा, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी फोर्स लगता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है दैनिक जीवन में बल का बहुत सारा उपयोग देखते हैं। तो जैसे बल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए आपने खींचने, धकेलने, ऊपर उठाने, फैलाने, मरोड़ने, दबाने आदि में बल का उपयोग किया होगा। ठीक है, फुटबॉल को धकेलने के लिए बल लगाना होता है, दरवाजे को खोलना अथवा बंद करने के लिए भी बल लगाना होता है, भीगे कपड़े को निचोड़ने के लिए बल लगाना होता है, साइकिल में जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम में हमें बल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो पूरा मतलब कि दिन भर का जो डेली रूटीन है उसमें हम लोग जितना भी काम करते हैं तो सब में हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया बल का यूज। ठीक है, अब देखिए बल जो है वो अन्योन क्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि अन्योन क्रिया क्या है। ठीक है, तो
दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के परिणाम स्वरूप उनके बीच बल कार्यरत होता है। ठीक है, कोई भी दो वस्तु है तो उनके बीच क्या होता है, अन्योन क्रिया के परिणाम स्वरूप भी वहाँ पे बल कार्य करता है। ठीक है, और बल के कार्यरत होने के लिए दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया आवश्यक है। ठीक है, जब भी अन्योन क्रिया दोनों वस्तुओं के बीच होगी तभी वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, बल कार्य करेगा। ठीक है, एक जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरा जो बल लगाता है। जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं तो उनके बीच होने वाली अन्योन क्रिया या तो अपकर्षण होती है या फिर अभिकर्षण होती है। ठीक है, इस दोनों का ही रूप होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम समझते हैं अन्योन क्रिया को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक गाय है, ठीक है, उसका रस्सी को जो है एक लड़का खींच रहा है। ठीक है, तो गाय क्या करेगी, वो अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगी लड़के को, और जो लड़का होगा वो गाय को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, अन्योन क्रिया हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तब क्या है कि एक मतलब कि एक इधर गाय है, दूसरा यहाँ पे लड़का है, इन दोनों के बीच में ही अन्योन क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच अवस्था परिवर्तन हेतु किया जाने वाला प्रयास ही अन्योन क्रिया है। ठीक है, यानी दोनों जो है यहाँ पे लड़का और गाय दोनों क्या चाहता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन चाहता है। ठीक है, और वो जो अपने अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है वही यहाँ पे क्या है, अन्योन क्रिया है। ठीक है, और हमें पता है अन्योन क्रिया के परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या होता है, बल कार्यरत होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि समान दिशा में जब बल कार्यरत होता है तब क्या होता है। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में जब कोई दो फोर्स अप्लाई होंगे देन वहाँ पे क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल यूज़ करते हैं। देखिए हमने बक्से का उदाहरण लिया था, बक्से को हमने पुश किया था, आप फोर्स अप्लाई किया था तो वो क्या हुआ था कि अपनी जगह से मूव हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि बक्सा थोड़ा भारी है। ठीक है, आप अकेले ठेल रहे हो तो क्या होगा, बक्सा हिला पाओगे, जी नहीं, बक्सा तो नहीं हिलेगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, अपना जो भी भाई है, मम्मी है, जो भी बगल में है, आप उसको आवाज़ दोगे कि आओ थोड़ा सा हेल्प कर दो, बक्सा जो है नहीं हिल रहा है हमसे। ठीक है, तो अब दोनों मिलकर के क्या करोगे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, बक्सा हिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप और आपका जो भी साथी था वो सेम डायरेक्शन में बक्से को पुश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बल जो है वो समान दिशा में कार्यरत है और यहाँ पे बल दुगना हो गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन में, तब फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मेरा क्या होगा, तो वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब सेम डायरेक्शन पे कोई दो फोर्स लगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और बल जो होगा वहाँ पे वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट में जब बात करते हैं, जब से मान लीजिए एक इधर से फोर्स लग रहा है और दूसरा इधर से। आप लोगों ने देखा होगा एक रस्साकसी का खेल होता है तो दोनों टीमें क्या करती है, रस्सी को एक इधर से खींचती है, दूसरा इधर से खींचती है ना। तो उस टाइम क्या होता है, देखिए इधर से फोर्स लगा रहा है और इधर वाला जो फोर्स लगा रहा है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन पे जो रिजल्टेंट मेरा फोर्स होगा वो क्या होगा, तो वहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, एंड अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो एक दूसरे के अपोजिट में जब फोर्स अप्लाई होगा तो वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जो बल का प्रभाव, देखिए बल को तो हम लोग देख नहीं सकते है ना, बल को क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे महसूस करेंगे, जैसे वस्तु को गति अवस्था में लाना, मान लीजिए कोई विरामावस्था में चीज़ है, उसको हम लोग अगर गति अवस्था में ले आते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, एक मान लीजिए एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल पे हमने जैसे किक किया, मतलब ठोकर मारा, जो भी प्रहार किया, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही किक किया हमने उस पर तो वहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और जैसे ही उसमें फोर्स अप्लाई होगा तो वो जो फुटबॉल है वो क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। ठीक है, वो मूव होना शुरू हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि इस पर बल लगा है। ठीक है, तभी ना वो गतिशील हो गया। क्या रीज़न था इसका, क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल पर बल लगा है। ठीक है, अब वस्तु को विराम अवस्था में लाना, अब मान लीजिए कोई मतलब मूव करती हुई आ रही है और हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, वो विरामावस्था में आ जाएगी। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग लिए थे,
क्रिकेट का जो बॉल था, ठीक है, एक साइड से जैसे उसको बैट से हिट किया गया तो अगेंस्ट साइड में जो प्लेयर होगा वो क्या करेगा, उसको कैच करेगा, और कैच करने के लिए भी उसको फोर्स वहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। और बॉल क्या है, मूविंग है, यानी कि गतिशील अवस्था में है, और जैसे इधर से प्लेयर जो है मतलब कि कैच करने के लिए वो फोर्स लगाएगा तो बॉल क्या होगी, विरामावस्था में आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बल को देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कि विरामावस्था में चीज़ थी तो वो गतिशील हो गई, और गतिशील थी तो वो विरामावस्था में हो गई, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि वस्तु पर कार्यरत बल उस पर कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है कि अगर विरामावस्था में स्थित कोई वस्तु है तो उसको वो गतिशील कर सकता है अगर उसमें फोर्स लगेगा तो, ठीक है। सेकंड, कि गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, विरामावस्था में आ जाएगा। वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर वो धीरे धीरे मूव हो रही है, अगर उसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि उसकी चाल तेज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से चाल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर है कि वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एक बॉल है, अगर मान लीजिए वो इधर पूरब की दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, अगर हम उस पर बल लगाते हैं और उसको हम पश्चिम दिशा की ओर पुश कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बल जो है वो वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। एंड फिफ्थ नंबर जो है कि वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये था कुछ इफेक्ट फोर्स का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स के प्रकार, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है मांसपेशी बल, ठीक है। तो मांसपेशी बल किसे कहेंगे, तो आपके हाथ की मांसपेशी द्वारा यह बल लगाया जाता है, ठीक है, इसे मांसपेशी बल कहते हैं, ठीक है, हाथ की मांसपेशी के द्वारा। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेज पर रखी वस्तु को जब हम लोग ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है, तो हमारा मांसपेशी बल कार्य करता है, ठीक है। जब घोड़ा तांगा खींचता है तो वो अपने शरीर की मांसपेशी द्वारा टांगों पर मांसपेशीय बल लगाता है, ठीक है। जो भारोत्तोलक जो भार उठाता है, ठीक है, तो वो उस समय कौन सा यूज करता है, तो वो भी उस समय मांसपेशीय बल को यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया मांसपेशी के द्वारा जो बल लग रहा है तो वो हो गया मांसपेशीय बल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है घर्षण बल, ठीक है। देखिए घर्षण बल को समझने के लिए देखते हैं, एक देखिए मान लीजिए गेंद है, ठीक, और गेंद क्या हो रहा है, जमीन पे लुढ़क रहा है, तो वहाँ पे वो कौन सा बल लग रहा है, तो वहाँ पे वो हो जाएगा घर्षण बल। जैसे देखिए जमीन गेंद पर गति के विपरीत दिशा में गेंद को खींचती है या बल लगाती है, यह बल जो है गेंद की गति का विरोध करता है, ठीक है। तो इस बल को कहते हैं घर्षण बल। ये कौन लगाया, जमीन लगा रही है, ठीक है, बॉल पे, ठीक ना। और ये क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में, बिल्कुल संपर्क में है, ठीक है। तो घर्षण बल क्या है, संपर्कित बल है, ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं सिर्फ घर्षण बल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉल और जमीन के बीच में जो बल लग रहा है वो यहाँ पे घर्षण बल है, ठीक है। तो घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जब भी आते हैं तभी वहाँ पे घर्षण बल अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर है हमारा चुंबकीय बल। ये तो चुंबक पे काम करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग देखे हैं कि मैग्नेट जो होता है, तो अगर मान लीजिए लोहे का कील वगैरह अगर उसका थोड़ा सा भी कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो भी मान लीजिए इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, तब भी वो क्या करेगा, जो मैग्नेट होगा वो कील को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या फिर उसको आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो बल अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, तो वो है चुंबकीय बल, ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारा स्थिर विद्युत बल, ठीक है। स्थिर विद्युत बल क्या है, तो देखिए जब हम लोग बाल को थोड़ा सा अपना सूखा हुआ जैसे बाल है मतलब विदाउट ऑयल, तो हम लोग जब उसको थोड़ा सा कंघी कर रहे होते हैं प्लास्टिक की कंघी से, और फिर थोड़े बाल कंघी करने के बाद हम क्या करेंगे कि कंघी जो होता है आवेशित हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग उसको कागज का टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा के पास में अगर हम ले जाते हैं तो हम लोग देखेंगे वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कागज जो है वो कंघी से उस टाइम चिपकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो है वहाँ पर स्थिर विद्युत बल, ठीक है। मतलब कि आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे स्थिर विद्युत बल, ठीक है। इसके लिए संपर्क में ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा दूर से भी वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पके हुए आम का
आम का पेड़ मतलब कि, और उसमें जो आम है वो पका हुआ है, ठीक है। तो आम अब पक गया है, तो वो जब गिरेगा तो वो किधर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सबने देखा होगा कि आम जो है वो नीचे ही आता है। तो क्यों, वो ऊपर भी तो जा सकता था, ऊपर क्या दिक्कत हो गया। तो क्यों नहीं जाता है, तो उसका जो रीज़न है वो वहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम करता है, ठीक है। मतलब कि पृथ्वी जो है वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, हर चीज़ को वो अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो यहाँ जो पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचने के लिए जो बल यहाँ पे यूज़ करती है उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज़ जब ऊपर से गिरता है तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आता है। क्यों, क्योंकि उसको पृथ्वी खींच रही होती है, उसके लिए वो बल लगा रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हमेशा नीचे ही आता है, ठीक है। और इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया था, ठीक है। तो न्यूटन के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है, हर चीज़ एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। मतलब कि तो यहाँ पे इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। और जैसे देखिए, पानी का नल खोलने पर पानी जमीन पर ही गिरता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही कहा जाता है गुरुत्व बल, ठीक है। यह बल कुछ दूरी के बिना सीधे संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि बल कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से, फर्स्ट था हमारा मांसपेशीय बल, सेकंड हमारा घर्षण बल, और थर्ड हमारा चुंबकीय बल, फोर्थ हमारा स्थिर विद्युत बल, एंड फिफ्थ जो था हमारा वो था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना 5 बल यहाँ पे जाने हमने। अब हम लोग जानते हैं संपर्कित बल क्या होता है और असंपर्कित क्या होता है। देखिए, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगता है तो उसे संपर्कित बल कहता है। जैसे कि मांसपेशीय बल, यहाँ पे क्या होगा कि दो वस्तुओं को एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा, तभी ये संपर्कित बल कार्य करता है। जैसे कि मांसपेशीय बल में, जैसे हमने किसी चीज को उठाया था तो हम उस चीज के बिल्कुल संपर्क में आए थे दोनों, तब वहां पे क्या हो रहा था, मांसपेशीय बल लग रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मांसपेशीय बल है वो क्या है, संपर्कित बल है, ठीक है। फिर है घर्षण बल। घर्षण बल को हमने जाना था कि बॉल जो है वो जमीन से लुढ़क रही थी, तो क्या जमीन के ऊपर लुढ़क रही थी या फिर जमीन से बिल्कुल सटी हुई थी, तो वो बिल्कुल जमीन से सटी हुई थी, बिल्कुल जमीन के कांटेक्ट में थी, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो है घर्षण बल अप्लाई हो रहा था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो घर्षण बल है वो कौन सा बल है, तो वो संपर्कित बल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असंपर्कित बल। तो किसे कहेंगे, तो जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में और वहां पे जो बल लगता है तो वो हो गया असंपर्कित बल। जैसे कि चुंबकीय बल, क्या हुआ था, मैग्नेट और कील कुछ दूरी में भी थे, फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब एक अट्रैक्ट कर रहा था, दूसरा उसकी ओर खिंचा हुआ जा रहा था, ठीक है। तो वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय बल है वो असंपर्कित बल है। उसके बाद स्थिर विद्युत बल, जैसे कि हमने बाद में कंघी किया था और फिर उस कंघी को जो है कागज के टुकड़े के पास हम लोग ले गए थे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, कागज के टुकड़े को खींच रहा था ना अपनी ओर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पे भी स्थिर विद्युत बल भी है जो असंपर्कित बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल तो असंपर्कित है ही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि संपर्कित और असंपर्कित बल क्या है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि बल का मात्रक क्या है, ठीक है। बल को किस में मापेंगे, तो बल का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो है न्यूटन, ठीक है। मतलब कि 1 kg अगर वेट है उसको उठाने के लिए जो हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा, तो वो 9.8 न्यूटन होगा, ठीक है। अब देखिए, इसका आपको मैथमेटिकल जब सॉल्यूशंस करने के लिए मिलेंगे तो वहाँ पर बहुत टाइम 9.8 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि 1 kgf बराबर 9.8 न्यूटन, या फिर उसकी जगह में 10 भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स हो गया 10, ठीक है। तो ये था हमारा बल। अब हम लोग समझते हैं कि दबाव कैसे कहते हैं, ठीक है। तो दबाव देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। तो दबाव बराबर, दबाव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ हमें फोर्स दिए होंगे और क्षेत्रफल दिया होगा, तो हमें क्या करना है, फोर्स को जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है उससे हमें डिवाइड कर देना, वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, दबाव मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, दबाव का जो मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं पीए से पास्कल, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि बल के संपर्कित क्षेत्र का दबाव पर प्रभाव, ठीक है।
सबसे फर्स्ट है इसमें कि एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा वहाँ पे दबाव उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हम एक काठ का पट्टा यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एक काठ के पट्टे में हम बहुत सारी कीलें लेंगे, और एक काठ के पट्टे में हम सिर्फ वन सिंगल मतलब उसमें कील लेंगे। ठीक है, और जिसमें बहुत सारी कीलें हैं उसको हम ऐसे फोर्स उसमें जब लगाएंगे तो क्या कीलें अंदर जाएंगी? नहीं जाएंगे। ठीक है, बट अगर उसकी जगह पे जो हमने सिंगल कील यूज़ किया था उसको अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो वो कील जो है पट्टे के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस क्या है? जिसमें बहुत सारी कीलें थी दैट मीन्स वहाँ का एरिया ज़्यादा था। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा था तो क्या हुआ, वहाँ पे दबाव जो है मतलब कि बहुत कम हो गया। ठीक है, और जब सिंगल कील था, एक कील था, तो वहाँ पे जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पर जो है वो चला गया अंदर। क्यों? क्योंकि एक कील का एरिया जो था वो कम था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर दबाव अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद है कि एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि ज़्यादा जब कीलें थी क्षेत्रफल अधिक था तो वहाँ पे दबाव कम था। ठीक है, उसके बाद है कि संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के घटने से दबाव घटता है, अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दबाव किस पर कार्य करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वो बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि दबाव घटेगा या फिर बढ़ेगा वो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब देखिए दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन। ठीक है, अब दैनिक जीवन में हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे देखिए एक व्यक्ति गद्दे पर खड़ा रहता है तो अधिक गद्दा जो है अधिक दब जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो सो जाता है गद्दे पर तो क्या होता है कि गद्दा नहीं दबता है ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हम लोग उसमें बैठे रहते हैं तो वहाँ का एरिया क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, और जब हम लोग गद्दे पे सो जाते हैं तो वहाँ का एरिया क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हमने जाना कि एरिया ज़्यादा होगा तो दबाव कम होगा, एरिया कम होगा तो दबाव ज़्यादा होगा। इसीलिए जब बैठे हुए हैं एरिया कम है तो वहाँ पे दबाव अधिक हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा दब जाता है, और जब सोए हुए रहते हैं तो वहाँ पे एरिया बढ़ जाता है और इसलिए वहाँ पर जो है दबाव कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तरल पदार्थ का अर्थ क्या होता है। तरल पदार्थ का अर्थ होता है द्रव या फिर गैस, दोनों ही तरल है। ठीक है, तो इन दोनों में अब दबाव की दृष्टि से दोनों की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिक्विड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि पानी, तेल, अल्कोहल, पेट्रोल इत्यादि, ये सब द्रव हैं। तो इस पर जो दबाव होगा वो किस तरह से काम करता है? तो देखिए द्रव के दबाव पर गहराई का प्रभाव होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है मान लीजिए कि एक जो भी बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में हमने पानी को डाला। ठीक है, अब हम उस पर क्या करेंगे, एक मतलब कि ऊपर से पहले एक छेद करेंगे, फिर एक छेद करेंगे, फिर एक छेद करेंगे, है ना, और तीनों छेद को खोल देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पानी किससे ज़्यादा निकलता है। तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर दोनों छेद के मुकाबले जो नीचे वाला छेद होगा वहाँ से पानी अधिक दूरी तक जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे जो गहराई है वो उसमें इफेक्ट करती है, मतलब कि गहराई ज़्यादा होने पर दबाव भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर समान ऊंचाई पर मान लीजिए कि हमने फिर से एक हमने जार लिया और उस पर हमने सेम प्लेस में, मतलब कि इधर से भी बीच में मान लीजिए एक छेद किया, फिर इधर से भी किया, फिर इधर से भी किया, सारे एक समान जगह पे। ठीक है, ऊंचाई सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ से जो पानी निकलेगा सब सेम प्रोसेस से निकलेगा, मतलब सेम सब में दबाव रहेगा। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे जो गहराई है वो इसमें इफेक्ट करती है, यानी ज़्यादा गहराई रहेगा तो दबाव भी तरल में अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग गैस या वायु के द्वारा लगाए गए दबाव को समझते हैं, जिसको वायुमंडलीय दबाव भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ गैस कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे गैस हैं। सभी गैस दबाव डालते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है, अतः वायु भी दबाव डालती है। ठीक है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, बहुत सारे गैस से मिलकर के वायु बनती है। ठीक है, वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव महत्तम होता है। ठीक है, यानी कि समुद्र तल पर, पृथ्वी की सतह मतलब कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है महत्तम मतलब कि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है,
तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को ही दबाव कहते हैं। आधार के एकांक क्षेत्रफल वाले एक लंबे बेलन के आधार पर कार्यरत वायु का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।